हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर महादेव, जय विश्वनाथ। मित्राणि बालकाः च। प्रिय बच्चों, आज हम हमारा अतीत कक्षा 6 अध्याय 9 इसके अंतर्गत नए साम्राज्य और राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। अरविंद जो है एक नाटक में राजा की भूमिका निभाने के लिए वह स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में वह चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में पूंछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचिए, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? ऐसा अरविंद यह सोचने लगा। ये विद्यार्थियों क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा कर रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमने इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अक्षर से प्राप्त होता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हर्षेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 5 में गौतमी सातकर्णी के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। आइए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं। आओ देखते हैं समुद्रगुप्त की हमें क्या बताते हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों के जीतने वाले राजा, विद्वान था, एक श्रेष्ठ कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। यह योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, पहाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे गांवों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर हम मानचित्र के साथ देखेंगे, जो आगे हम देखेंगे अभी, तो पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से भरा गया है। हमें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्र के नृत्य का वर्णन करता है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति भी दे दी। तीसरा है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते। चौथा है बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण था शक वंश के। कुषाण जो है वैसे शंख वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। यहाँ देखेंगे आप लाल रंग से दिखाया गया। जीते गए गुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए यह नगर है। और इसी क्रम में ये नगर हैं वल्लभी, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, सातवाहन, अजंता, ऐहोल, चालुक्य, मदुरई, चोल। और यह जो आंतरिक राज्य है, आंतरिक राज्य आपने यहाँ पढ़ा है कि आंतरिक राज्य जो है बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें तटीय असम, नेपाल और उत्तर पश्चिम गण या संघ भी इसमें आते हैं। यह उनके लिए क्या लाते थे? तो अन्य अन्य प्रकार के उपहार लाते थे और उनके दरबार में उपस्थिति दिया करते बैंगनी रंग से।
तो देख पा रहे हैं, ये बैंगनी रंग से रंगा गया है, और जिसमें आंतरिक जो राज्य थे, आंतरिक राज्य जिन्हें आंतरिक जो राज्य थे उन्हें बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें आप ये देख पा रहे हैं, आंतरिक राज्य यह कुछ बाह्य इलाके शासक थे जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, बैंगनी रंग से, नीले रंग से। और आर्यावर्त जिनको उन्होंने जीता था हरा करके, वह कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा और मथुरा। कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा और मथुरा। आइए आगे चलते हैं, वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियों शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह, पितामह यानी कि परदादा, पितामह, दादा और पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त की एक वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम सख्त शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में हमें अध्याय 10 में प्राप्त होता है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों में पता चलता है, उसी तरह से अन्य शासकों के बारे में उनकी जीविनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनकी दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष दरबार के दरबारी रहे। उन्होंने वहां से कुछ देखा, उसका विशेष वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर देख लीजिए यहाँ पर, थानेसर आपका है। थानेसर के राजा बने। उनकी बहनोई कन्नौज के राजा शासक। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, देखिए कन्नौज कहाँ है, यहाँ देखेंगे कन्नौज, ठीक है। उन्हें मार डाला तो उन्होंने भी कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तक संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिलती। जब उन्होंने नर्मदा नदी के पार करने का दक्कन की ओर जाने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आइए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति पढ़ते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन थे? तो पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। ठीक है, पल्लवों की कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच में। चालुक्य की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, जिनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद।
कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट चोल वंशों से समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की इन तरह प्रजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। देखिए कैसे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जो वंशानुसार चलता था, अर्थात बेटे ने अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता है, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संधि विग्रहित संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में कुछ व्यक्तियों का बहुत होने वाला। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी गणना का विकासित सातवाह यानी व्यापारी विकास का नेता प्रथम यानी इस तरह की नीतियां तक प्रभावशाली होती, पर समय के साथ साथ इससे कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। प्रिय बच्चों, एक नए प्रकार की सेना आई। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक संगठित सेना रखते थे, इसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इन्हें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वह इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ठीक है, सामंत कौन कहलाते थे? सामंत उसे कहते थे जो भूमि के लिए कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। ऐसे लोग क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत संत होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी जैसे जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर पुर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। पुर नामक ग्राम सभा की बात कही गई है। नगर व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगर व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से कुछ बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग क्या करते थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है विज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। यह विज्ञान शाकुंतलम का है पाठ। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी और दुर्घटनावश ये उसे मछली निगल गई थी। जब मछुआरा उस अंगूठी के लिए आ रहा था, तभी लेकर राजमहल में वह देखा कि वो अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, उन्हें जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। ऐसे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे।
एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की एक सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। दातव्य विषय हम लोग पढ़ेंगे। राजा की सत्ता, राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजों सामान लेकर यात्रा करते थे, जिनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन और सबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों से जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेना अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते, बैल उस हलचल से भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यह आज का पाठ है। ध्यातव्य विषय हम उपयोगी विषय पढ़ेंगे। प्रशस्ति, आर्यवर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगर। जैसा कि हमने यह महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले प्रारंभ हुआ था। ये विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। सभी को बहुत बहुत आभार। नमस्कार।